हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम आरटेट 2012 के जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो 30 प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ये सभी 30 प्रश्न आपको इसलिए देखने हैं ध्यान से ताकि आप नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे उसमें इस सेगमेंट में बहुत अच्छा कर पाएं। जब आप तैयारी करें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कहाँ से किस तरह का प्रश्न बन सकता है। ज़्यादातर इस पेपर में जो प्रश्न हैं वो अप्लाइड टाइप के हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है अपना। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न था, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूह रचना है वो काम करेगी। तो यहाँ पर जो बालकों का प्रकार है उसमें आपको प्रकार बता दिया है कि बालक है वो मानसिक रूप से पिछड़े हैं। अब उनके लिए किस प्रकार से कोई शिक्षक है वो योजना बनाएगा और काम करेगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर देना, सहायता के लिए बाहर से संसाधन प्राप्त करना। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है वो इसमें सही लागू हो रहा है, क्योंकि कोई अगर मानसिक रूप से पिछड़ा है तो उसके लिए मूर्त रूप से जो बात आप समझाएंगे वो समझ पाना थोड़ा आसान रहेगा। बाकी आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, अध्ययन के अवसर भी मिलने चाहिए, संसाधन भी जहां तक हो सके ये, लेकिन यहाँ जो अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन है वो पहला होगा। बाकी जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं वो स्व अध्ययन उनके लिए ज्यादा बेहतर होता है। तो इस प्रश्न में पहले में आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है, नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग किन चीजों के लिए किया जाता है यह बताना हमें। विशिष्ट गुणों के लिए, व्यक्तित्व ढालने के लिए, दबी बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रगटीकरण और उपयुक्त सभी। बहुत सी बार इस तरह के प्रश्न होते हैं जहां पर बहुत सारे तो हमारे पास जब प्रश्न है उसमें ऑप्शन है, फिर ऑप्शनों के बाद एक ऑप्शन आ जाता है जहां पर हमें बताया जाता है उपयुक्त सभी। वहां इसके सही होने की संभावना है, हालांकि 100% नहीं है। बहुत सी बार गच्चा देने के लिए भी ये ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन आप देखेंगे जैसे नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला है तो इसमें जो गुण है वो विशिष्ट है, निश्चित रूप से तो ये पहला सही हो रहा है। व्यक्तित्व को ढालने के लिए, व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इन चीजों का, निश्चित रूप से ये भी सही है। फिर दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रगटीकरण हेतु, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सामान्य जीवन में नहीं कर सकते, लेकिन नृत्य, ड्रामा या शिल्प कला में उनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो द ऑप्शन है यानी लास्ट वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता किस विद्यार्थी की विशेषता है। इस तरह का प्रश्न हमसे पूछा गया। तो यहाँ धीमी गति से सीखने वालों में फिर ये जो अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता है वो नहीं रहेगी। इसके अलावा सामान्य, औसत, अधिगम वाला जो विद्यार्थी है, निश्चित रूप से कठिनाई तो हो सकती है जो सामान्य है उसको, लेकिन सामान्य बाद अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता भी यहाँ पर हमें बताई गई है उसकी, जो कि थोड़ा मुश्किल रहेगा। और नेक्स्ट है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनमें जरूरी नहीं है कि आप जो सीधा सीधा जो कठिनाई या सामान्य बुद्धि, तो फिर वहां थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। लास्ट वाला ऑप्शन है अधिगम, निर्योग्य बालक। अब निर्योग्य का मतलब होता है जो सीख नहीं सकते हैं। अब यह न तो कोई वर्तनी सीख रहा है, न बोलना सीख रहा है, न गणना सीख रहा है, तो इसका मतलब वो है जो निर्योग्य बालक की श्रेणी में आ जाएगा, अधिगम निर्योग्य की श्रेणी में। तो तीसरे प्रश्न का भी जो सही उत्तर है वो हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की कौन सी समस्या है। इस समस्या के अंतर्गत इस तरह की समस्या आती है कि विद्यार्थी हैं वो फ एवं व में और म एवं न के जैसे जो बहुत ही सामान्य जो अक्षर हैं उनकी ध्वनि में वो अंतर नहीं कर पाता है, यानी उसको प्रत्यक्षीकरण की समस्या रहती है। तो वैसे अवधान ऑप्शन है, स्मृति है, प्रत्यक्षीकरण और उपयुक्त सभी भी हैं। यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं होगा, ध्यान देना है। प्रत्यक्षीकरण मतलब कि उसको रियलाइजेशन नहीं हो पाता है कि वो जहां से आवाज आ रही है वो फ का उच्चारण कर रहा है या व का, अथवा मैं का उच्चारण कर रहा है अथवा न का। अवधान केंद्रण का मतलब होता है आपका ध्यान, अटेंशन कितना क्या है। स्मृति का मतलब हो गया कि आप कितने समय तक उसको याद कर पाते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो जनगणना, आपदा और चुनाव, ये तीनों में लगाया जा सकता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम में पहले लगाई जाती थी, अब 2009 के बाद इसमें ड्यूटी नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। योगात्मक मूल्यांकन जो किया जाता है विद्यार्थियों का, जैसे आपने सीसीई का नाम सुना है, निश्चित रूप से पढ़ा भी होगा, तो उसके पीछे क्या मूल लक्ष्य रहता है, वो मूल उद्देश्य रहता है। तो समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना
कितना अच्छा निष्पादित किया है उसका पता लगाना, और यही है। एक समय विशेष का मतलब हो गया कि साल भर में या हम 6 माह में कोई भी विद्यार्थी हैं वो काम कर रहा है और कितना बढ़िया उसने वो जो चीजें हैं उनको एग्जीक्यूशन में लिया है, तो वो हम योगात्मक मूल्यांकन के तहत पता लगा सकते हैं। हालांकि इसके बाकी ऑप्शन भी अपने सामने हैं, जैसे अधिगम को सुगम बनाना, ग्रेड न प्रदान करना, तो यहाँ तो नेगेटिव बात है। ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। 100% ये बात भी सही है, लेकिन उसका जो अंतिम रूप से उद्देश्य है वो कभी भी ये नहीं हो सकता। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। हालांकि जो मूल्यांकन होता है निश्चित रूप से ये सब है जो उसमें शामिल होते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है वो ए वाला है और वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7वां। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। लास्ट में ऐसा हुआ कि जो जो खरगोश हैं वो राजू की गोद में रख दिया गया और राजू है वो खरगोश से बिना डरे उससे खेलने लग गया। तो ये प्रयोग है किसके अंतर्गत आएगा, तो आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, ये शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा जो पावलोव का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। भिन्न होता का मतलब किस एक पॉइंट के आधार पे हम उन दोनों को अलग कर सकते हैं कि ये अलग है और ये अलग है। तो मजबूत भावनाएं, पसंदगी नापसंदगी, ये एक इस तरह का है कि ये दोनों में संभव है, दोनों विद्यार्थियों में इस तरह की स्थिति है जो संभव हो सकती है। जैसे पसंदगी भी दोनों की उसके आधार पे समान भी हो सकती हैं, समान भी हो सकती हैं। और बी वाला ऑप्शन है मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है और यही इसका उत्तर भी है। देखिए, तो अंतर्मुखी होगा वो मन ही मन परेशान हो जाएगा, और जो बहिर्मुखी है वो मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम उन दोनों में अंतर कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सच नहीं है। बुद्धि के बारे में किसको हम सत्य नहीं मान सकते हैं, तो यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल। यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, बिल्कुल सही है ये भी। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, इसको भी सही माना जा सकता है। यह स्थायी एवं परिवर्तनशील विशेषता है, सत्य नहीं है चाहिए, तो ये है जो सत्य नहीं है। अस्थायी होती है बुद्धि और अपरिवर्तनशील नहीं होती है, परिवर्तनशील होती हैं, तो आ गया यहाँ, परिवर्तन होता रहता है बुद्धि में भी। इस तरह से तो जितना आप मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार अगर आपकी प्रैक्टिस में है तो वो आपकी बढ़ेगी उस टाइप की, और अगर नहीं है तो धीरे धीरे जो उसका विलोपन हो जाएगा, इसको हम जिसको विस्मृति कह सकते हैं। नेक्स्ट है 10वां, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है। संतुलित व्यक्तित्व की परिभाषा चाहिए। इदम परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अहम और परम अहम के बीच में संतुलन स्थापित किया जाता है। मजबूत अहम को बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम मानव व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो इसमें द ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर इदम है तो उसका जो व्यवहार रहेगा वो है जो मानव के जैसा नहीं रहेगा, पशुओं के जैसा रहेगा या राक्षसों के जैसा रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अहम वाला जो व्यवहार है वो है मानव के जैसा व्यवहार, और वही व्यवहार हम चाहते हैं कि वो सबसे बढ़िया रहे। इसके अलावा जो परम अहम है, तो परम अहम की आवश्यकता जो नहीं है, क्योंकि परम अहम का अगर व्यवहार है किसी का तो वो जो भगवान के बराबर है, तो इस तरह की स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर अगर आपका जो अहम है वो बेहतर है, मतलब व्यक्तित्व बेहतर है, तो वहां पर जो व्यक्तित्व है उसको हम संतुलित व्यक्तित्व कह सकते हैं। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम क्या निर्धारित करता है। तो संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम के लिए क्या स्थिति बनती है। पहला है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करना, शारीरिक संरचना के विकास को निर्धारित करना, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को निर्धारित करना, या सभी को निर्धारित करना। तो यहाँ पर मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना है जो सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपको यहाँ से गलत कथन है उसको ढूंढना है। पहला है, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। तो यहाँ पर हमें गलत कथन चाहिए हैं, गलत कथन चाहिए हैं। इसका मतलब हो गया कि आप इसको देखें, जब अगर कोई टीचर है जो ये विश्वास करेगा कि विकास है वो प्रकृति की वजह से होगा तो अनुभव को महत्व नहीं देगा। तो यहाँ पर दोनों में तालमेल है, दोनों बातों में, इस कारण ये ठीक है।
है प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है, निश्चित रूप से होता है। फिर तीसरा है प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये बात गलत है। प्रारंभिक जीवन की जो नकारात्मक घटनाएं हैं उससे बचाव किया जा सकता है। और इसका अभी एक जस्ट आपने देखा होगा, हमारे भीलवाड़ा जिले से ही एक थर्ड ग्रेड टीचर हैं जिनके बारे में अभी एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ है और जबकि वो 10th क्लास में फेल हो गए थे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो नकारात्मक घटना थी, लेकिन उनको गाइड करने वाले ऐसे मिल गए कि अभी वो आईएएस में सेलेक्ट हुए हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी अध्यापक है वो बचाव कर सकता है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये कथन है जो सही नहीं है। और द है व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पर भी ये बात है जो सही है, क्योंकि व्यवहार में जो परिवर्तन है निश्चित रूप से वातावरण का उन पर प्रभाव होता है। मेरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यानी कि परिपक्वता और अधिगम दोनों में थोड़ा सा अंतर इसके कारण आ जाता है। तो पहला है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यहाँ देखना चाहिए, देखिए परिपक्वता और अधिगम दोनों में थोड़ा सा अंतर इस आधार पे होगा, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अधिगम है उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, अभ्यास पर निर्भर करती है, प्रेरकों पर निर्भर करती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये तीनों भले ही कह सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया परिपक्वता है उसमें भी ऐसे होता है जैसे कोई जिम जा रहा है तो उसमें ज्यादा वो पावर मसल्स वगैरह गेन हो जाएगी, या जो उसको प्रेरक अगर मिल रहे हैं ऐसे, तो उसका भी निश्चित रूप से उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में हम अधिगम को शामिल नहीं कर सकते, यानी कि वहां पर इन दोनों में अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? कुचल्ले शब्दों पर थोड़ा ध्यान देते हुए देखना होता है इन प्रश्नों को। तो यहाँ देखने पर पता चल रहा है कि एक ऐसा कथन होगा, निश्चित रूप से वो गलत होगा, उसका हमें पता लगाना है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये कथन तो सही है। दूसरा है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, ये भी सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, यहाँ पर खतरे होते हैं। निश्चित रूप से जो विकास है अगर अच्छा होगा तो वहाँ थोड़ी बहुत चीजें नेगेटिव होने की संभावना रहेगी। प्रारंभिक विकास के बाद के विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक विकास जैसे कोई मकान बना रहे हैं आप, तो नींव अगर नहीं बन रही है मजबूत, उसका प्रभाव है बाद के विकास पे फर्क पड़ता है। इसी तरह से जो भी बहुत सारी चीजें और होती हैं जो अगर शुरुआती दौर में बढ़िया है तो वो बाद के विकास को जो गति कम रहेगी या ज्यादा रहेगी उसको निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था से बेहतर होता है। ये कथन कौन सा कथन इस विचार से विपरीत है, मतलब विलोम चाहिए इसका। और प्रश्न जो वाक्य था वो क्या था, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। तो पहला हो गया 15वें में वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, तो ये विलोम नहीं है, ये तो उसी के ऊपर डिपेंड हो गया। जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, ये भी उसी पर डिपेंड है। अपने समूह के प्रति जब भी ये तो सेम ही कहानी हो गई जो इसमें लिखा हुआ है। लास्ट है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना और गैंग के सदस्यों में लड़ाई मोल लेना, ये उसका विलोम होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बेहतर सदस्य होने की बात की जा रही है, तो वो लड़ाई नहीं करेगा, यानी द ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से अलग है क्योंकि? ऑप्शन देखते हैं इसके। क्रियात्मक और मौलिक अनुसंधान में जो अंतर है वो इस लेवल पर है, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ये पहला ही होगा, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान के लिए ये लागू होगा। शोधकर्ताओं द्वारा किया जाएगा तो वो मौलिक दोनों के लिए संभव है। प्रमाणीकृत उपकरण और न्यायादर्श है वो तीनों है जो नहीं होंगे, पहला ऑप्शन है वो सही होगा, जिसके आधार पे हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है यह हमें चेक करना है। तो क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है, निश्चित रूप से होता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त या इसकी आवश्यकता नहीं होती है, और सांख्यिकीय सत्यापन की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि ये छोटे लेवल के लिए होता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता, ये बात गलत है, इनका निर्माण किया जाता है। हालांकि निर्माण करते समय किसी तर्क या किसी सांख्यिकीय सत्यापन की जो डेटा वगैरह होते हैं उनसे उनको मिलान करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, एनसीए 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे,
और ये बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। निश्चित रूप से यह भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों ही ऑप्शन है वो सही है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विज्ञान को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, लास्ट में कहा गया है कि उपयुक्त नहीं है। वस्तुओं का प्रेक्षण करना व अवलोकनों को रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, तो ये सारी चीजें तो जो छठी सातवीं आठवीं के बच्चे होते हैं उनके लिए लागू हो सकती हैं। अमूर्तता द्वारा विषय को सीखना, ये बड़े बच्चों के लिए लागू होगा, उनको मूर्त रूप से सिखाना पड़ेगा छोटे बच्चों को। तो द ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंध करता है। बैठने की लचीली व्यवस्था होती है। विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया होती है। विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना, ये पॉसिबल नहीं है। द वाला जो ऑप्शन है, आयु और योग्यता, ये वैसे इसमें योग्यमता लिखा हुआ, योग्यता के आधार पर समान होना, ये पॉसिबल नहीं है, अर्थात जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 20वें। नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना किस पर आधारित होगी? तो एक 9 साल का बालक है, वो जो नीतिगत बातें हैं उनको किस तरह से सोचेगा? तो पहला ऑप्शन है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करेंगे। कोई भी बालक है वो कोई काम करेगा और उसको फिजिकली कोई रिजल्ट मिल रहा है तो उसके आधार पे वो अच्छा या बुरा उसको मान लेगा। जैसे कोई काम करने पर घर पे उसको चाटा पड़ रहा है, मान लेगा वो कि ये जो काम है ये बुरा है, ये काम नहीं करना है, या शाबाशी मिल रही है तो वो इसको समझ लेगा कि वो अच्छा, या टॉफी वगैरह मिल रही है काम करने के बदले, तो फिर ये भौतिक परिणाम है वो उसको नैतिक तर्कना के आधार के रूप में बताएंगे। दूसरा ऑप्शन है, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति अपनी आवश्यकता, तो ये है जो बड़े लेवल पर हो गया। नियमों का पालन वहाँ पॉसिबल नहीं है। सही कार्य वह है जो व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है, तो ये बड़े स्तर की बात हो गई। हम 9 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 22वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है हमसे, कौन सा उदाहरण है वो अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति मोटिवेट होकर ये काम कर रहा है या ये जो आउटपुट है वो मोटिवेट का नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे पहला ऑप्शन है अपना, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 से 2 घंटे कर दिया है, तो निश्चित रूप से ये मोटिवेशन का उदाहरण है, अभिप्रेरणा का उदाहरण है, परिणाम है, या हमसे पूछा गया है नहीं है, तो पहला इसका उत्तर नहीं हो सकता। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने 12 साल की उम्र में दर्शन फिलोसफी का जो अध्ययन है वो आरंभ कर दिया था। ये हम केवल अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं मान सकते, इसके लिए जो अभिप्रेरणा है वो होनी चाहिए आंतरिक, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारे टीचर, हमारे माता पिता हैं, वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि आप दर्शन का अध्ययन शुरू कर दीजिए, यानी बाहर से कोई भी प्रेरणा इसके लिए नहीं मिलनी। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी, किसी प्रकार की समस्याएं योग वगैरह करता है अगर तो उसको मोटिवेट किया जाए तो ये संभव है। राम ने तेजी से आधुनिक और प्राचीन ऐतिहासिक वृत्तियों से सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है, क्योंकि उसको वहां तैयारी करनी है या कुछ काम है, तो भी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है अपना, एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए काम करेगा। कौन है जो प्रभावी प्रशंसा के लिए काम करेगा? जैसे पहला है, विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्यों से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है, तो ठीक बात है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के साथ अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करना, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना, और लास्ट जो ऑप्शन है अपना वो कह रहा है कि जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार समर्थन प्रदान करता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए, यहाँ जो स ऑप्शन है, वैसे थोड़ा सा आपको इनमें अंतर करने में समस्या आएगी, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल बेस्ट हमें चयन करना है, और जो स ऑप्शन है उसको हम देखते हैं कि क्या कहानी है इसमें। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। इसका मतलब आप ऐसे समझना, जैसे कोई विद्यार्थी है वो डिमोटिवेट है, वो कह रहा है कि मेरा जो यहाँ परीक्षा में चयन नहीं होगा, या इस तरह की बातें करता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, उस समय शिक्षक उसको बता सकता है कि तुम क्या काबिलियत रखते हो। अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना, इसका मतलब यही है कि कोई भी विद्यार्थी कोई काम कर रहा है
उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, किस लेवल पर वो है जो महत्व रखता है, यह सूचना है वो निश्चित रूप से ये एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो अधिगम है उसको बताने वाला उदाहरण हमें ढूंढना है। तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना निश्चित रूप से ये अधिगम को प्रदर्शित करता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, ये अधिगम नहीं है, ये नेचुरल है। डरना, भागना, फेंकना, 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, तो ये भी नेचुरल कह सकते हैं। उपरोक्त सभी इसमें नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन 24वें में सही उत्तर है। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। चिंतन की जो प्रोसेस है उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण का पता आपको लगाना है। चित्र है, प्रतीक एवं चिन्ह है, मांसपेशीय क्रियाएं हैं, भाषा है। तो चिंतन प्रोसेस में मांसपेशियों का कोई काम नहीं होता है, दिमाग का काम होता है। आप फोटो को देख के सोच सकते हैं, प्रतीक चिन्हों को देखकर सोच सकते हैं, भाषा के माध्यम से भी आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो जो प्रभावित हो सकती है। मांसपेशियों का उस पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा या सबसे कम महत्वपूर्ण उनको माना जा सकता है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है अपना, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार यहाँ पर पूछा गया है हमसे। तो दूसरे के अंतर्मन की इच्छा एवं मनसा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भांपना, मिलते जुलते संवेगों, उदासियों, पछतावा में भेद कर पाना। ये एकदम जो बात कही है, देखो मिलते जुलते संवेग हैं, उदासी हैं और पछतावा, उनमें भेद कर लेना, ये है वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करता है। व्यक्ति हैं वो एकदम से संवेग हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई व्यक्ति है जो उदास है तो उससे अनुमान लगा लेता है, तो वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहला सकती है। 27वां प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िवादी विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है और आपको बताना भी नहीं है। प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के लड़कियों में शारीरिक कामक कौशलों के विकास की क्षमता समान होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। नेक्स्ट है, लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना। यहाँ पर थोड़ा लिखने में गलती की है, लड़कों एवं लड़कियों भी होना चाहिए था। अगर लड़कियों लिखा हुआ होता तब ये है जो प्रश्न, ये जो वाक्य है अपना सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता। हालांकि हमें जो ढूंढना है प्रश्न का उत्तर वो है लैंगिक समता की भावना के विपरीत, यानी नेगेटिव लाइन, तो वो जो स है उसमें आ जाएगी। हाँ, एक चीज आपने थोड़ी सी नोट की होगी, मैंने क्योंकि क्रॉस बनाया है, प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के और लड़कियों में शारीरिक कामक कौशलों के विकास की क्षमता समान होती है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि असमान होती है, लेकिन वो लैंगिक समता की भावना के विपरीत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 28वां है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन है वो नजर आ रहा, आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, जो कि सबसे स्ट्रोंग ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, गृह कार्य के आधार पर। तो समुदाय आधारित जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको अगर आप पता लगाना चाहें तो किसी भी समुदाय की जो भाषा होती है, अभिव्यक्ति होती है, वो कैसे अपनी बात रखते हैं, उससे हम फटाफट से जो विभिन्नता है उसको समझ पाते हैं। नेक्स्ट है 29वां, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो यहाँ पर तो पहला ही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सृजनशीलता, कार्य केंद्रित अगर कोई है तो निश्चित रूप से उसकी सृजनशीलता है वो बढ़ेगी। 30वां और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। तो वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की विशेषता नहीं होनी चाहिए, और वंचित भी कैसे, सामाजिक रूप से। तो यहाँ पहला है, बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। तो ये विशेषता हो सकती है बिल्कुल। नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल अगर वंचित है तो संभव है कि ऐसा हो। व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर वे वंचित वर्ग से आते हैं तो उन्हें इतने अनुभव नहीं मिलेंगे। विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता, ये बात है वो नेगेटिव है, क्योंकि विद्यालय में सभी विद्यार्थी हैं वो समान होते हैं, तो निश्चित रूप से सभी को समान रूप से अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। तो यहाँ नहीं लिखने के कारण फिर जो द ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा।
इस प्रकार से हमने ये जो 30 प्रश्न हैं उनको देखा है। अगर आप धैर्य के साथ यहाँ जो ये सीरीज चलाई है एक तरीके से मैंने, कि जो रिसेंट ईयर्स में जो प्रश्न आए हैं उनको समझना, तो जब आप आगे तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, और एग्जाम के लिए क्या वहाँ जो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके दिमाग में जो अच्छे से छप सकेगा। निश्चित रूप से आप जो फायदे में रहेंगे। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो एकदम मतलब आप वो सिलेक्शन वाली जो कैटेगरी है उसमें आते हैं, ये एक अच्छी बात है। और नेक्स्ट जो वीडियो है मैं प्रयास करूंगा कि एक दो दिन में जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा जितने भी पेपर हैं उनसे संबंधित सारे ऐसे जो एक्सप्लेनेशन के वीडियो हैं वो तैयार करने का प्रयास करूंगा मैं। तो 2015 में जो एग्जाम हुआ था रीट का उससे संबंधित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।